बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है खौफ व दहशत और सनसनी से भरपूर नावल सफरीना, एक खौफनाक और मक्कार चुड़ैल, इब्ने नसीर के कलम से। आज फिर सिकंदर अपनी सोचों के समंदर में चलते चलते घर से बहुत दूर निकल आया था। ये सिकंदर का रोज़ का काम हो गया था। जैसे ही दफ्तर से घर पहुंचता, बाइक खड़ी करता और घर को लॉक करके बाहर एवं ही चल पड़ता। उसकी कोई समत, कोई मंजिल नहीं थी। जैसे सैलाबी पानी में बहते जिस्म का मंजिल का तयन पानी करता है, वैसे ही सिकंदर की मंजिल का तयन उसकी सोचें करती। जब वो सोचों के समंदर से निकलता तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता और फिर कोई मुनासिब जगह बैठकर अपनी थकन उतारता। जब शाम को सूरज खुद को तारीकी में छुपा लेता तो दोबारा अपने घर की जानिब चल पड़ता। कभी कभी यूँ भी होता कि सिकंदर रास्ता भटक जाता और पूछते पूछाते वो घर पहुँच जाता, लेकिन इसमें भी सिकंदर का वक्त ज़ाया हो जाता। लेकिन वक्त का ज़ाया होना उसके लिए कोई अहम बात नहीं होती, क्योंकि वो चाहता यही था कि वक्त गुज़रे और इतनी तेज़ी से गुज़रे कि उसकी मौत का वक्त आ जाए। चंद साल पहले सिकंदर एक खुशबाश इंसान हुआ करता था, जिसकी मुस्कुराहट हर उस इंसान की ज़िंदगी बन जाता था जो उससे मिल लेता था। सिकंदर एक निजी फर्म में काम करने वाला एक ईमानदार, होनहार और नहायत ही काबिल मुलाजिम था, जिसकी काबिलियत के चर्चे पूरे फर्म में मशहूर थे। वो फर्म की हर मुलाजिम की दिल अजीज़ शख्सियत हुआ करता था। वो था तो एक क्लर्क, लेकिन जब कभी किसी को भी फर्म में कोई मुश्किलात पेश आती, सिकंदर उस मुश्किल को हल करने के लिए मौजूद होता। चाहे वो मुश्किल फ़र्म के काम के सिलसिले में होती या फिर कोई निजी मसला। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि फ़र्म के मुलाजमीन को माली मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन सिकंदर ने दूसरे को दुख और परेशानी को अपना दुख समझकर लोगों की माली इमदाद की। यही वजह है कि सिकंदर के गुण न सिर्फ फ़र्म का अमला गाता था, बल्कि उसके जान पहचान के जितने भी लोग थे वो सब सिकंदर को दिल से चाहते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक कार एक्सीडेंट में पूरी फैमिली के चले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में तारीकी ने डेरे डाल लिए। अब फ़र्म के कामों में ना उसका दिल लगता और ना ही घर का माहौल उसे सुकून दे पा रहा था, जिसकी वजह से वो अपने काम और लोगों से भागता फिर रहा था। आज जब सिकंदर को होश आया तो हमेशा की तरह घर से बेसमत निकल आया था, लेकिन इस बार बारिश ने उसका साथ देने की ठान ली। सिकंदर को होश आया तो उसका पूरा लिबास बारिश के पानी में भीग चुका था। अब वो कोई ऐसा ठिकाना ढूंढ रहा था जहां वो खुद को बारिश से महफूज रख सके। लेकिन पता नहीं ये कौन सी जगह थी कि जहां दूर दूर तक एक मैदान था जिसकी सड़क पर चल पड़ा था। कहीं कोई ऐसी छत नज़र नहीं आ रही थी कि जहां वो कुछ देर रुक सके। आखिर लाचार होकर उसने सड़क छोड़ दी और अपने कदम करीब के एक घने दरख्त की जानिब बढ़ा दिए। अब ये दरख्त ही एक ऐसी छत थी जिसके नीचे वो खुद को किसी हद तक बारिश से बचा सकता था। दरख्त के नीचे पहुंचकर उसने अपनी जैकेट उतार दी और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। बैठते ही उसको सोचों ने दोबारा अपने जाल में फंसा दिया। कभी वो सोचता है कि आखिर वो क्यों इतना सोचता है, क्या है जो उसे सोचने पर मजबूर करता है, और क्यों वो खुद को सोचने से नहीं रोक पा रहा है। उसके दिमाग में अजीब सी सोचें चल रही होती थी। कभी वो अपने माँ बाप के गम में खो जाता है, तो कभी उसे अकलौती बहन की शरारतें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। कभी वो लोगों के मतलबी रवैयों से आजिज़ आ जाता है, तो कभी अल्लाह से शिकवा करता है कि आखिर अल्लाह ने उसे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है। क्या हुआ बालिक, यहाँ इस वीराने में बारिश में क्यों भीग रहे हो? घर नहीं है क्या तुम्हारा? एक अनजानी सी आवाज़ ने सिकंदर को सोचों के समंदर से निकालकर हकीकी ज़िंदगी में ला खड़ा किया।
اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب سا انسان اس کی جانب کھڑا تھا، جس کے جسم پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت اور حلیے سے ہندو لگ رہا تھا۔ قریب قریب کوئی آبادی بھی نہیں تھی جس سے لگتا کہ وہ یہاں کا باسی ہے، لیکن اس ویرانے میں اس آدمی کا موجود ہونا سکندر کو چند لمحوں میں سوچنے پر مجبور کر گیا، لیکن اس نے اس سوال کا جواب دینا مناسب سمجھا۔ ایسے ہی گھومتے پھرتے یہاں تک آ گیا، لیکن بارش کی وجہ سے رکنا پڑا اور اب بارش کے تھم جانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کون ہو؟ میرے بارے میں جان کر تم کیا کرو گے بالک، لیکن میں تمہیں اپنا نام بتا دیتا ہوں۔ میرا نام مدھور ہے اور میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہیں دیکھ لیا، سوچا کہ تم سے پوچھ لوں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ آپ کو بتایا تو صحیح کہ گھومتے پھرتے یہاں تک آ گیا، سکندر نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ اب اس ہندو انسان کی موجودگی سے عاجز ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہ انسان جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کا راستہ تلاش کر کے چل پڑے۔ ایک بات کہوں بالک، اگر برا نہ لگے تمہیں؟ جی کہو۔ سکندر کی نگاہیں اب سڑک کی جانب دیکھ رہی تھیں اور اس نے جواب بھی بنا اس کی جانب دیکھے دیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو، اگر تم برا نہ سمجھو تو میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ پنڈت نما اس ہندو انسان نے سکندر کو مدد کی پیشکش کی۔ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ سکندر نے سوال کیا۔ کوئی بھی مدد، کچھ بھی، تم بتاؤ تو ذرا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دولت چاہیے، لڑکی کا مسئلہ ہے، یا پھر نوکری؟ کچھ بھی، بس تم مجھے بتاؤ کہ تم کیوں پریشان ہو۔ پنڈت کی آفر سن کر سکندر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے دوبارہ ایک بھرپور نگاہ اس پنڈت پر ڈالی جس کے پیروں میں کوئی جوتے نہیں تھے اور کپڑے بھی نہ ہونے کے برابر، لیکن وہ پیشکش کچھ ایسے کر رہا تھا کہ کسی سلطنت کا بادشاہ ہو۔ بابا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس گھومتے پھرتے یہاں تک آ گیا تھا۔ اب رات ہوتی جا رہی ہے اور مجھے چلنا ہے، اسی لیے مجھے اجازت دیں۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو بالک، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اور ٹھیک ہے تم مجھے اپنی پریشانی نہیں بتا رہے، لیکن اگر بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن سکندر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور درخت کی چھت چھوڑ کر اپنے قدم سڑک کی جانب بڑھا لیے۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پنڈت درخت کے نیچے موجود نہیں تھا۔ اس نے ایسے ہی چاروں جانب مڑ کر دیکھا، لیکن دور دور تک بس یہ سڑک تھی اور کچھ نہیں تھا۔ شکر ہے چلا گیا، سکندر نے یہ سوچ کر اللہ کا شکر کیا، لیکن جیسے ہی اس نے کچھ قدم بڑھائے وہ اچانک رک سا گیا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں اچانک سے آ گیا۔ جب وہ پنڈت کو دیکھ رہا تھا تو اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، لیکن اس کے پاؤں خشک تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن پھر اس کے ذہن سے خود سے جواب بن گیا، شاید وہ بارش کے شروع ہونے سے پہلے ہی درخت کے نیچے آ گیا ہوگا۔ لیکن بارش کا پانی تو درخت کے نیچے بھی آ رہا تھا، تو اس پنڈت کے پاؤں گیلے کیوں نہیں ہوئے؟ ذہن کے سوال جواب نے سکندر کو معاف کر دیا اور پھر اس نے سر جھٹک کر سڑک پکڑ لی۔ شیطان اعظم نے روز کی طرح آج بھی اپنا تخت سمندر پر لگا رکھا تھا اور اس کا قابل چیلا ایموڈیس اسے آج کی اپنی رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ ایموڈیس شیطانی دنیا کا سب سے خطرناک مہرہ ہے جس کا کام لوگوں میں زنا اور بے حیائی پھیلانا ہے۔ آج کے جدید دور میں ایموڈیس کا کام بہت بڑھ چکا تھا اور اس کے کارناموں کی تعداد کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں جس دن ایموڈیس نے لوگوں کو گمراہ نہ کیا ہو۔ مانا کہ تمہارے کارناموں کی تعداد اربوں میں ہے، لیکن مجھے میرا مطلوبہ کام ابھی تک تم نہیں دے رہے ہو۔ مجھے کام چاہیے، سمجھے تم؟ کام، شیطان اعظم نے قہر برساتے لہجے میں کہا۔ ایموڈیس کو شیطان اعظم کے غلیظ منہ سے جھاگ نکلتی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ شیطان اعظم کو خوش کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس لیے روز کی جھڑکیاں سننا اس کا معمول تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ شیطان اعظم نے اپنی چھڑی کو تخت پر مارتے ہوئے کہا۔ شیطان اعظم، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں نیک اور شادی شدہ لوگوں کو گمراہ کر دوں،
ان को निकाह जैसे अजीम रिश्ते का तकद्दुस मजरूह कराऊं। लेकिन अव्वल तो शादीशुदा लोग बहुत कम हैं जो जिना और बेहयाई के काम करते हैं, और जो करते हैं उनमें से बहुत राह रास्त पर आ जाते हैं। मुझे ये सब नहीं सुनना। मुझे लोगों को और मुसलमानों को जहन्नुम में अपना साथी बनाना है। मुझे अच्छा लगता है जब किसी अहले किताब के घर में तलाक होती है। मुझे खुशी होती है जब लोग अपने खूनी रिश्तों के साथ जना करते हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग अपने रब से किए गए वादे को भूल जाते हैं। समझे तुम? जी जी समझ गया, एमोडेस ने बौखलाते हुए कहा। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। अगली दफ़ा ये पुरानी बकवास नहीं सुनाना। जो मैंने तुम्हें कहा है वो याद रखना। ये कहकर शैतान आज़म समंदर की उड़ती लहरों को देखने लगा और एमोडेस सर झुकाए उल्टे कदम लौट गया। शाह जिन्नात की सवारी इस वक्त अकबर के जंगलात से निकलकर इंसानी आबादियों के ऊपर से गुजर रही थी। एक हजूम था जिनों का जो कितार दर कितार शाह जिन्नात की सवारी के आगे पीछे और दाएं बाएं उड़ रहे थे। आज शाह जिन्नात के बेटे का निकाह है और ये सब इसी सिलसिले में जा रहे हैं। सब जिन्नों और जिन्नियों ने चमकीले लिबास पहन रखे हैं और खुशी उन सब के चेहरे पर नजर आ रही है। आखिर क्यों ना खुश होते? उनके शहजादे अलबास का निकाह है और शहजादा अलबास शुरू दिन से सबकी आंखों का तारा था। कोई ऐसा जिन नहीं था जिसकी आंखों का तारा शहजादा अलबास ना हो। कोई ऐसा नौजवान नहीं था जिसकी दोस्ती शहजादे से ना हो। कोई ऐसी जिन्ननी नहीं थी जिसकी आहें शहजादे के लिए ना निकली हों। लेकिन वो सब जानती थीं कि शहजादी की दोस्ती और कुर्बत सिर्फ उसके दोस्त जिन और उसकी होने वाली बीवी ही हासिल करेगी। आसमान की बुलंदियों पर एक हजूम था जो रोशनी की तरफ तेज़ी से सफ़र कर रहा था। अचानक मगरिब की जानिब से एक रोशनी चमकी जिसे हर जिन और जिन्नी ने देखा, और देखते ही पूरा काफ़िला जहाँ था वहीं रुक गया, क्योंकि शाह जिन्नात भी ये देखकर रुक गए थे। वो काले चगे में चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी सजाए अपने हम सफ़र के साथ साथ उड़ रहे थे कि रोशनी चमकी थी। शाह जिन्नात को रुकते देखकर वज़ीर करकोस आगे बढ़ा। करकोस, ये था, क्या तुमने भी देखा? जी शाह जिन्नात, मैं भी ये देखकर हैरान रह गया। आसमान में ऐसी रोशनी का नजर आना बहुत अजीब बात है। ऐसा करो, जल्द से जल्द शातिर को भेजो और मालूम करो ये क्या है। जी शाह जिन्नात, अभी शातिर को भेजता हूँ मालूम करने के लिए, वज़ीर करकोस ने आदाब बजा लाते हुए कहा। सिकंदर, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अब काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ना ही तुम वक्त पर ऑफिस आते हो और काम करते वक्त भी तुम किसी सोच में गुम होकर घंटों टेबल पर खामोश बैठे रहते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फर्म के मैनेजर ने सिकंदर को अपने ऑफिस में बुला लिया था और अब उससे उसके मौजूदा हालात के मुतल्लिक पूछ रहा था। बॉस, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जितना भी ख्याली दुनिया से निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही इस दुनिया में फंसता जा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं इस तरह खुद को बर्बाद कर लूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। क्या मतलब बर्बाद कर लूँगा? तुम खुद को बर्बाद कर चुके हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट इंसान आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर पड़ा है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली खो चुके हो, लेकिन सिकंदर, मेरी एक नसीहत याद रखना, किसी इंसान के चले जाने के बाद भी ज़िंदगी चलती रहती है। तुम खुद को देखो, अपना फ्यूचर देखो। अभी तुम माशाल्लाह से जवान हो, तुम्हें आगे बहुत काम करने हैं। ऐसा मत करो अपने साथ। समझ आई मेरी बात? जी सर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ख़ुद को बदल डालूँ और आइंदा से आपको काम के सिलसिले में कोई शिकायत ना हो। गुड, मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ। अच्छा, मुझे खलील साहब के टेंडर की फ़ाइल दो। मुझे देखना है कि हमें ये टेंडर लेना चाहिए या नहीं। ओके सर, मैं अभी लाता हूँ। यह कहकर सिकंदर वापस मुड़ गया। सिकंदर ने बाइक ऑफिस से बाहर निकाली और घर की जानिब वाली सड़क पर मुड़ गया। उस वक्त दिन के 4 बज चुके थे और सिकंदर सोच रहा था कि आज उसने कहाँ जाना है। अभी सिकंदर घर से चंद गलियां दूर था कि एक जगह पर लोगों का हजूम देखकर सिकंदर ने बाइक की रफ्तार कम कर ली। लोग एक दायरे की सूरत में खड़े थे, जिसकी वजह सिकंदर नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सिकंदर ने बाइक हजूम के करीब रोक ली और लोग करके हजूम की भीड़ में चला गया। किसी गरीब इंसान को गर्मी ने मारा था और कुछ लोग उस गरीब इंसान के चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। कुछ मशवरा दे रहे थे कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कुछ कह रहे थे कि अस्पताल ले जाना चाहिए।
फिर मुश्तरका सुलह मशवरे से उस गरीब इंसान को प्राइवेट गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया। सिकंदर ने इस पूरे मामले में कोई बात नहीं की। गाड़ी के चले जाने के बाद सिकंदर अपनी बाइक की जानिब चल पड़ा। अभी बाइक पर बैठकर उसने किक नहीं मारी कि एक मानूस आवाज़ पर उसने किक पर रखा पाँव सड़क पर रख लिया। बालिक, कैसे हो? सिकंदर ने मुड़कर देखा तो गुज़िश्ता शाम वाला हिंदू पंडित उसके पीछे खड़ा हुआ था। मैं ठीक हूँ, सिकंदर ने मुख्तसर जवाब दिया। मैंने सुना है कि चंद साल पहले एक कार एक्सीडेंट में तुमने अपने माता पिता को खो दिया था। पंडित की इस बात ने सिकंदर को चौंका दिया। वो सोचने लगा कि ये बात पंडित को कैसे पता चली। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए ये छोटी छोटी बातें मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो तुम्हारे बारे में भी वो बता सकते हैं जो सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। ये बात सिकंदर के लिए किसी एटम बम से कम नहीं थी। पंडित की इस बात ने सिकंदर को हैरानगी के समंदर में उतार फेंका था। ये बातें अब इन जाहिल लोगों को बताएं जो तुम्हारे जैसों के झांसे में आ जाते हैं। सिकंदर समझ गया कि पंडित बात बढ़ाने के लिए हवा में तीर चला रहा है। हा हा, तुम भी मुझे एक आम सा साधु जानते हो बालिक, लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आज की दुनिया में कौन ऐसी बातों पर यकीन रखता है, लेकिन मैंने जो कहा है वो सच है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मसलन, सिकंदर ने पंडित को आजमाने का सोचा, मसलन कि जिस एक्सीडेंट में तुमने अपने घर वालों को खो दिया था, वो एक्सीडेंट दरख्त को लगकर नहीं हुआ था। तुमने कत्ल किया था एक बच्ची का, जिसे तुमने जेल और बदनामी के डर से जिंदा हालत में दफना दिया था। मसलन कि जिस फर्म में तुम काम करते हो, वहाँ जो 2.5 करोड़ का घपला हुआ था, उसमें तुम्हारा भी हाथ था। और कुछ भी अगर जानना चाहते हो तो मैं और भी बता सकता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारा माजी मेरे सामने ऐसे है जैसे खुली किताब। कहा तो है तुम्हें कि मैं तुम्हारे बारे में वो भी जानता हूँ जो सिर्फ तुम जानते हो।